गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल की वीडियो में हमने तालाब के पंकिल जल को कैसे शुद्ध करना है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जाने थे। चलिए आइए आज क्रियाकलाप नंबर 5 से समझते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रियाकलाप नंबर 5। तालाब या नदी का पंकिल जल लीजिए। यदि यह न मिल सके तो एक गिलास जल में थोड़ी मिट्टी मिला दें। इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें। जल का सावधानीपूर्वक परीक्षण कीजिए तथा अपने परीक्षणों को लिखिए। विद्यार्थियों, तालाब या नदी का पंकिल जल यानी कि कीचड़ युक्त जल लीजिए। यदि आपको इस तरह का जल न मिले तो आप एक गिलास जल लेकर उसमें थोड़ा मिट्टी मिला दें और इसको आधे घंटे के लिए छोड़ दें और इसका सावधानीपूर्वक परीक्षण करें। क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई? ऐसा क्यों हुआ? फिर आप उसका अवलोकन कीजिए और देखिए कि क्या गिलास की तली में कुछ मिट्टी बैठ गई, और उसको जानने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रक्रम को आप क्या कहेंगे? अब जल को बिना हिलाए गिलास को थोड़ा तिरछा कीजिए। इस गिलास के ऊपर के जल को दूसरे गिलास में उड़ेलिए। अब आप इस प्रक्रम को क्या कहेंगे? इस तरह से जो गिलास के ऊपर वाला जल है उसको दूसरे गिलास में उड़ेलिए। इसको हम चित्र 5.8 से समझेंगे। अब आप इस उड़ेलने के प्रक्रम को क्या कहेंगे? क्या दूसरे गिलास का जल अब भी पंकिल अथवा भूरे रंग का है? तो अब इसका निस्यंदन कीजिए। क्या चाय वाली छन्नी ने यह कार्य किया? आइए कपड़े की सहायता से जल को निस्यंदन करने का प्रयास करते हैं। कपड़े के टुकड़े में बुने हुए तागों के बीच में छोटे छोटे छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। कपड़े के इन्हीं छिद्रों का उपयोग निस्यंदक के रूप में किया जाता है। विद्यार्थियों, जैसे चाय से पत्ती को अलग किया गया था तो निस्यंदन यानी कि फिल्टर करने की प्रवृत्ति थी, उसी तरह यहाँ हम पंकिल जल को अगर निस्यंदन से उसके छोटे छोटे कणों को अलग करते हैं तो क्या वह अलग होते हैं? और उसको अलग करने के लिए हम कपड़े के छोटे बुने तागों का प्रयोग करते हैं जिनमें छिद्र अथवा रंध्र होते हैं। यदि जल अब भी गंदला है तो अशुद्धियों को फिल्टर पत्र द्वारा निस्यंदित कर सकते हैं, जिसमें और भी छोटे छिद्र हो सकते हैं। फिल्टर पत्र एक ऐसा निस्यंदक होता है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म छिद्र होते हैं। चित्र 5.9 में फिल्टर पत्र के उपयोग से संबंधित विभिन्न चरण दर्शाए गए हैं। फिल्टर पत्र को शंकु के रूप में मोड़कर कीप में लगा दिया जाता है। इसके पश्चात मिश्रण को फिल्टर पत्र के ऊपर उड़ेलते हैं। मिश्रण के ठोस कण इसके छिद्रों में से नहीं गुजर पाते तथा फिल्टर पत्र पर ही रह जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ जो शंकु कोण बनाने के लिए फिल्टर पत्र को मोड़ना है, ये फिल्टर पत्र है, इसमें जो छिद्र होते हैं बहुत ही पतले होते हैं, जिससे जो छोटे कण होते हैं वो इसमें से पार निकल नहीं पाते हैं, और ये फिल्टर पत्र का उपयोग यहाँ निस्यंदन में किया जा रहा है। अब इसी तरह से
हम आगे साधारणतया फलों तथा सब्जियों के रसों को पीने से पहले उनमें बीजों तथा ठोस कणों को पृथक किया जाता है। विद्यार्थियों, आपने यदि फल और सब्जी के रसों को पिया होगा तो उसमें जो बीज के कण होते हैं तो उसको फिल्टर से ही अलग किया जाता है। निस्यंदन विधि का उपयोग घरों पर पनीर बनाने में भी होता है। आपने देखा होगा कि पनीर बनाने के लिए दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है। इससे पनीर के ठोस कणों तथा द्रव का मिश्रण प्राप्त होता है। पनीर को इस मिश्रण से कपड़े या छन्नी से फिल्टर करके पृथक किया जाता है। विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि आपके घरों में अगर दूध को फाड़ना होता है तो उसमें नींबू मिलाया जाता है और उसको दूध को उबालने से पहले उसमें नींबू का रस मिलाया जाता है, जिससे दूध जो है फट जाता है और जिससे फिर पनीर को निकाला जाता है। अब इसी तरह से अगली विधि दी हुई है वाष्पन। क्रियाकलाप नंबर 6। एक बीकर में थोड़ा सा जल लेकर उसमें 2 चम्मच नमक डालिए तथा अच्छी तरह हिलाइए। क्या आप जल में कोई रंग परिवर्तन देखते हैं? विद्यार्थियों, आप एक बीकर में जल लीजिए और इसमें अच्छी तरह मिलाइए। अब आप इसका अवलोकन कीजिए कि क्या जल में नमक मिलाने के बाद इसमें जल के रंग में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है? हिलाने के बाद क्या आप बीकर में कोई नमक देखते हो? नमक के जल से भरे बीकर को गर्म कीजिए। जल को उबलकर उड़ने दीजिए। बीकर में क्या बचता है? अब आप जो नमक और जल का घुला हुआ विलयन बनाए हैं, अब उसको गर्म कीजिए और जल को उड़ने दीजिए। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं कि फिगर में इस जार में घुला हुआ जल और नमक है। जल प्लस नमक। अब इसको गर्म कीजिए और जल को वाष्प बनकर उड़ने दीजिए। और नीचे यहाँ पर लिखा भी है कि नमक युक्त जल से भरे बीकर को गर्म करना। तो यहाँ नमक युक्त जल को गर्म किया जा रहा है। इस क्रियाकलाप में हमने मिश्रण से जल तथा नमक को पृथक करने के लिए वाष्पन की प्रक्रिया का प्रयोग किया है। जल को उसके वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। विद्यार्थियों, जल को वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को वाष्पन कहते हैं। जहाँ पर जल होता है वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि वाष्पन की प्रक्रिया निरंतर होती रहती है। जब गर्मी बढ़ती है तो वाष्पन की दर बढ़ जाती है और जैसे जैसे मौसम ठंडा होता है थोड़ा वाष्पन की दर कम हो जाती है। आपके विचार से नमक कहाँ से आता है? समुद्र के जल में अत्यधिक मात्रा में लवण मिश्रित होते हैं। इन्हीं लवणों में से एक लवण साधारण नमक है। जब समुद्र के जल को बड़े बड़े उथले गड्ढों में भरकर छोड़ दिया जाता है तो सूर्य के प्रकाश से जल गर्म होकर वाष्पन द्वारा धीरे धीरे वाष्प में बदलने लगता है। कुछ समय बाद सारा जल वाष्पित हो जाता है तथा ठोस लवण नीचे बच जाते हैं। विद्यार्थियों, जब समुद्र के जल को
बाड़े बनाकर उसको जब रोका जाता है तो जो बाड़ों में जल रुका रहता है वो धीरे धीरे वाष्प बनकर उड़ जाता है और नीचे वहाँ शेष नमक बचता है, क्योंकि समुद्र का जल खारा होता है और वह लवण युक्त होता है। तत्पश्चात इन लवणों के मिश्रण का शोधन करके साधारण नमक प्राप्त किया जाता है। तत्पश्चात जो वहाँ पे बचे हुए लवण होते हैं उसका शोधन करके नमक प्राप्त किया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे समुद्र के किनारे ये बाड़े बनाए हुए हैं 1 2 3 4, और इन बाड़ों में जो जल एकत्रित हुआ रहता है वो धीरे धीरे वाष्पित होकर उड़ जाता है, वाष्पित होकर उड़ जाता है और शेष जो बचता है इस बाड़े में नमक बचता है। अब इस नमक को यहाँ से निकाल कर उसका जो है शोधन किया जाता है। शोधन यानी कि उसका शुद्धिकरण, उसको कंपनियों में ले जाया जाता है और वहाँ उसकी पिसाई होती है, उसमें आयोडीन मिलाया जाता है। तो इस विधि से हम नमक को समुद्र से प्राप्त करते हैं। पृथक्करण की एक से अधिक विधियों का उपयोग। हमने पदार्थों को पृथक करने की कुछ विधियों के बारे में अध्ययन किया है। प्रायः किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों को पृथक करने में केवल एक विधि का उपयोग पर्याप्त नहीं होता है। विद्यार्थियों, किसी भी मिश्रण में विभिन्न अवयवों को पृथक करने के लिए केवल एक ही विधि पर्याप्त नहीं होती है। उसके लिए हम ऐसी स्थिति में एक से अधिक विधियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप नंबर 7, रेत और नमक का मिश्रण लीजिए। इसे आप कैसे पृथक करेंगे? हमने पहले भी देखा है कि हस्तचयन विधि इसके पृथक्करण के लिए व्यवहारिक नहीं होगी। आपने हस्तचयन विधि के बारे में पहले ही पढ़ लिया है और आप अगर रेत और नमक से मिश्रण को लेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें हस्तचयन विधि जो है व्यवहारिक नहीं होगी। इस मिश्रण को बीकर में रखिए तथा इसमें कुछ जल मिलाइए। इसके बाद बीकर को कुछ समय के लिए एक ओर रख दीजिए। क्या आप यह देखते हैं कि रेत बीकर की तली में बैठ रहा है? इसे निस्तारण या निस्यंदन द्वारा पृथक कर सकते हैं। तो निस्तारित द्रव में क्या है? निस्तारित द्रव में क्या है? क्या आप सोचते हैं कि इस जल में वही नमक है जो कि आरंभ में मिश्रण में था? अब इस निस्तारित द्रव से नमक व जल को पृथक करना है। इस द्रव को किसी केतली में भरकर इसका ढक्कन बंद करिए। अब कुछ समय तक केतली को गर्म कीजिए। क्या आप केतली की टोटी से भाप निकलती देखते हैं? तो आप देखेंगे कि केतली की टोटी से भाप निकलती हुई दिखाई देगी, जो कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है। यहाँ आप देख रहे हैं कि केतली की टोटी, जब केतली को गर्म किया जा रहा है तो यहाँ से भाप निकलती हुई दिखाई दे रही है। एक धातु की प्लेट लीजिए जिस पर कुछ बर्फ रखी हो। प्लेट को केतली की टोटी के ठीक ऊपर पकड़िए, जैसा कि चित्र 5.13 में दर्शाया गया है। आप क्या देखते हैं? केतली के सारे जल को भाप में बदलने दीजिए। भाप में बदलने दीजिए। जब भाप बर्फ से ठंडी की गई प्लेट के संपर्क में आती है तो वह संघनित होकर द्रव जल बन जाती है। प्लेट के नीचे से बूंद बूंद होकर नीचे गिरने वाला यह जल संघनन द्वारा भाप बनता है।
जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। विद्यार्थियों, अगर आपसे पूछा जाए कि संघनन किसे कहते हैं, तो जल वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में, द्रव यानी कि जल की अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही संघनन कहते हैं। क्या आपने कभी जिस पात्र में दूध को थोड़ी देर पहले उबाला गया था उस पर ढकी प्लेट पर संघनित जल की बूंदों को देखा है? तो हम आशा करते हैं कि आपने देखा होगा। जल की बूंदें प्लेट के ऊपर लगी हुई होती हैं। जब सारा जल वाष्पित हो जाता है तो फिर केतली में पीछे क्या छूट जाता है? इस प्रकार हमने मिश्रण से नमक, रेत तथा जल को निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन विधियों का प्रयोग कर सफलतापूर्वक पृथक किया। तो आपने देखा कि नमक और रेत से अगर मिला हुआ मिश्रण है तो उसमें एक ही विधि से उसको पृथक नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर आपने निस्तारण, निस्यंदन, वाष्पन तथा संघनन 4 विधियों का प्रयोग किया। पहला आपका निस्तारण, दूसरा निस्यंदन, वाष्पन और संघनन। इन 4 विधियों से रेत से नमक को अलग कर पाया। पहेली को रेत से नमक की पुनः प्राप्ति की समस्या है। उसने नमक के संपूर्ण पैकेट को रेत की थोड़ी मात्रा में मिलाया था। फिर उसने क्रियाकलाप 7 में सुझाई गई विधि द्वारा नमक को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया, परंतु उसने पाया कि वह तो लिए गए नमक के केवल थोड़े भाग ही प्राप्ति कर पाई है, उससे कहाँ त्रुटि हुई होगी। तो स्टूडेंट्स, अब उससे त्रुटि कहाँ हुई होगी, इस वीडियो को हम नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। आज की वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।